नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की बुक जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको रेगुलर जो है इसके चैप्टर जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सभी चैप्टर हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज जो हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से। जैसा कि आपको सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी करीबन 1600 ईस्वी में भारत के अंदर आई थी और एज ए ट्रेडर जो है वो भारत के अंदर आए थे। मतलब अंग्रेज जो आए थे शुरुआत में जो है एज ए बिजनेसमैन, मतलब भारत के अंदर बिजनेस स्थापित करने के लिए अपना आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर स्थापना की थी और उस टाइम पे जो ये स्थापना की थी दोस्तों, वो जो भारत का जो एम्पायर था वो एम्पायर था मुगल एम्पायर। उस टाइम पे जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जो मुगल सम्राट जो थे उन्होंने जो है दोस्तों इस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अंग्रेजों को जो है एक फरमान भेजा था कि आप लोग अपनी जो है फैक्ट्रियां जो है अपने जो भारत के अंदर स्थापित कर सकते हैं और जो है बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है दोस्तों उन्होंने अपनी एज ए बिजनेसमैन जो है शुरुआत में उन्होंने अपनी जो है शुरुआत की थी यहाँ पे। तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो फिर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों जैसे जैसे उसने अपना बिजनेस जो है भारत के अंदर जमाना शुरू किया, उसके बाद में दोस्तों जो है जैसे 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और ये सब लड़ाइयाँ जो है दोस्तों अंग्रेज़ों ने जीत ली। और इंग्लैंड ने ये सब लड़ाइयाँ जीत लेने के बाद में जो दोस्तों भारत के अंदर जो है अपना एकाधिकार बढ़ाने की जो है शुरुआत कर दी। और 1765 ईस्वी के अंदर जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद में कंपनी को जो है अपनी दीवानी भारत के अंदर मिल गई। दीवानी का मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी को जो है ज़्यादा अधिकार मिल गए और अभी जब राजस्व संबंधी मामलों में जो रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं या जो पॉलिटिकल अफेयर हैं उस सब के अंदर कंपनी ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपना इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद में जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि भारत जो है दोस्तों जब तक 1947 में आज़ाद नहीं हुआ तब तक दोस्तों जो है इस कंपनी के माध्यम से जो है दोस्तों इन्होंने कंपनी के माध्यम से जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उससे जो है शुरुआत करके भारत के ऊपर जो है कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया और लास्ट में भारत को आज़ादी मिली 1947 में। तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की। ये जो सब रेगुलेटिंग एक्ट जिनके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ये रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों वो हैं जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर स्थापित थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर स्थापित थी और उसके जो एक्ट थे दोस्तों वो एक्ट बन के कहाँ से आते थे? वो एक्ट बन के आते थे इंग्लैंड से। जो इंग्लैंड का जो राजा होता था, जो सम्राट या जो महारानी जो होती थी, वहाँ से दोस्तों ये जो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आते थे कि कंपनी के जो है दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस और कैसे भारत के अंदर अपने एकाधिकार को बढ़ाया जा सके, उन सब मामलों से संबंधित ये एक्ट थे। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पहला चैप्टर इंडियन पॉलिटी का। तो सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो ब्रिटिश सरकार का यह कानून काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण था? ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ये पहला कदम लिया था ब्रिटिश की सरकार ने। और इसके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था कि ब्रिटिश केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार से इसकी नींव रखी गई थी और कैसे दोस्तों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण में लिया था, इसके बारे में हम देखते आइए। तो दोस्तों इसके क्या क्या फीचर थे इस एक्ट के अंदर में, इसमें क्या हुआ था, क्या बदलाव आया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था इस एक्ट के बाद से। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी, उसके अलावा दोस्तों जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये 3 प्रेसिडेंसी थी जिनके ऊपर शुरुआत में जो है दोस्तों एज ए ट्रेडर दोस्तों जो है अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित करना शुरुआत किया। मतलब वहाँ से शुरुआत की, अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की सबसे पहले। उस ट्रेडिंग की शुरुआत करने के बाद वहाँ की जो है दोस्तों आसपास के इलाकों को कब्जे में लेना स्टार्ट किया। यानी मेन जो प्रेसिडेंसी थी वो 3 ही थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जहाँ पे दोस्तों उन्होंने अपना शासन स्थापित कर रखा था। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उससे पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, तीनों प्रेसिडेंसी को क्या था, कानून बनाने का अधिकार था कुछ न कुछ अपनी मतलब एक सर्टेन लेवल पे।
लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ था दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है ज़्यादा पावर दी गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। वो जो बाकी की जो प्रेसिडेंसी थी, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके जो गवर्नर थे वो सब भी जो दोस्तों इनके अंदर में आने लगे, यानी कहीं ना कहीं इनका जो है प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। और पहले दोस्तों काफ़ी एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछा गया है ये कि पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स दोस्तों पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद कैसे स्थापित किया गया, कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया गया और सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी गई, उसके अंदर देखते हैं दोस्तों हम 1774 ईस्वी में दोस्तों कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 के अंदर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो हमारी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों नई दिल्ली में, वो सबसे पहले कोलकाता में स्थापित की गई थी 1774 में, और उसको स्थापित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और जो कोलकाता से जो दिल्ली हमारी कोर्ट आई दोस्तों, ये 1913 ईस्वी में आई है। और पहले जो उसके मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन थे दोस्तों, सर एलिजा इम्पे। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया, एलिजा इम्पे का। इसके आगे दोस्तों क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी कर्मचारी भारतीय भी थे उस समय भी, और उनको निजी व्यापार करने के ऊपर रोक लगा दी गई, यानी उनको कंपनी के अंदर ही व्यापार करने पर मजबूर किया गया, ताकि कहीं ना कहीं कंपनी को ही फायदा हो। कंपनी को ही फायदा हुआ तो अंग्रेजों को ही फायदा होगा, और वो अपना कोई निजी व्यापार ना करेंगे, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ इसके माध्यम से। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे दोस्तों, इसके अंदर हम जानते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था दोस्तों, ये 25 आदमियों की एक संस्था थी, 24+1। एक इसके अंदर चेयरमैन होता था और 24 इसके जो है दोस्तों सदस्य होते थे। तो ये 25 आदमियों की जो संस्था थी दोस्तों, इन सब के जो सदस्य थे वो सब मैक्सिमम अंग्रेजी सदस्य ही थे। और जो ये कानून बनाते थे, इससे पहले जो कानून था ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग, कोई भी कानून जो है क्वीन एलिजाबेथ थे या कोई सम्राट थे या जो महारानी थी, महाराजा जो उस टाइम पे थे, उनके द्वारा वहाँ से जो है इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के बाद में व्यापार से संबंधित मामलों में जो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो प्रभुत्व स्थापित हो गया। एक किस्म से हम कह सकते हैं कि इसके बाद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करने के बाद से जो है भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार, व्यापार से संबंधित अपना एकाधिकार जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके आगे हम बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दूसरा एक्ट जो आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। 1781 में एक एक्ट आया था। 1773 के एक्ट आने के बाद इसका काम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आया था, कि उसके अंदर जो भी कमी रह गई थी उनको दूर करने के लिए। और कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो उस टाइम का जो बंगाल था, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसके अंदर में आजकल अभी जो राज्य हैं जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, असम है, ये सब जो राज्य है दोस्तों, ये सब आते थे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में ही। और कोलकाता की सरकार को इन सब के लिए विधि बनाने का अधिकार इस रेगुलेटिंग एक्ट के 1781 इसको दिए गए। इसके अगला जो एक्ट आया था, जो आया 1784 का एक्ट। 1784 के एक्ट में इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा जाता है इसको, ये जो एक्ट आया था 1784 का, उससे पहले अंग्रेजों की दोस्तों वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक मीटिंग हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया अंग्रेजों ने संसद में कि अगर हमें भारत के ऊपर अगर अपने शासन को जो है बढ़ाना है या परमानेंट अपना शासन करना है, तो हमें दोस्तों काफ़ी जो है रिफॉर्म करने होंगे। अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो सेटलमेंट बना वहाँ पे, उसके बाद में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ भारत के अंदर। उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दोस्तों व्यापारिक मामलों से संबंधित जो है दोस्तों एकाधिकार दिए गए, यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक जो मामले हैं उनसे संबंधित जो भी डिसीजन लेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी की गई।
ये जो दोस्तों क्या काम करेंगे, राजनीतिक मामलों से संबंधित जो भारत के अंदर में राजनीतिक मामले हैं उनसे संबंधित इन सब के डिसीजन जो लेंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था बनाई गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक एक संस्था बनाई गई। ये जो दो संस्थाएं बनी थी, इन दो संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के अंदर कैसे एकाधिकार को बढ़ाया जा सके और भारत के अंदर कैसे शासन किया जा सके, इन सब से संबंधित मामलों के लिए ही ये संस्थाएं बनाई गई थी। इससे अगला जो एक्ट आया था दोस्तों, वो एक्ट आया 1793 का चार्टर अधिनियम जो आया था। और इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं या कंपनी की जो बोर्ड है या उसके जो सदस्य हैं, उन सब के वेतन को किस में से दिया जाएगा, जो भारतीय राजस्व के में से देने की, यानी इंडियन रेवेन्यू के जो जनरेट होता है और भारत के अंदर जो राजस्व जो उस कंपनी को जो फायदा मिलता है उसके बाद से जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू जो है दोस्तों इंग्लैंड से ना दे करके, इंग्लैंड के रेवेन्यू में से ना दे करके भारत का जो राजस्व है उसके अंदर से उन सबके कर्मचारियों के वेतन देने की घोषणा की गई। यानी ये कहीं ना कहीं ये सारी शुरुआत थी कि जो भारतीयों को जो है गुलाम बनाया जा सके और भारत के राजस्व को कम किया जा सके और भारतीयों को मजबूर किया जा सके। इससे अगला जो चार्टर अधिनियम आया था दोस्तों, वो आया था 1813 का चार्टर अधिनियम। और 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके क्या उद्देश्य थे, उसका क्या मकसद था उस चार्टर का, वो हम देखते हैं। यानी उसके द्वारा जो है दोस्तों इंग्लैंड की सरकार ने कौन सा कानून भारत के ऊपर थोपा था, वो हम इसके अंदर देखते हैं। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों, मुगल एम्पायर ने जो फरमान भेजा था ट्रेडिंग करने के लिए, उनको इनवाइट किया था, उस टाइम पे वो कुछ वर्षों के लिए जो है एक सेटलमेंट हुआ था कि इतने सालों के लिए जो है ये कंपनी वहां पे व्यापार करेगी। लेकिन उसको जो है 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। क्यों 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया? क्योंकि उस टाइम पे जो है अंग्रेजों का शासन, जो अंग्रेजों का जो कब्जा होना शुरू हो गया था और उस टाइम पे वो पावर में थे, और इसलिए दोस्तों जो है दोस्तों इसको 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और स्पेशली इसके अंदर अगर हम देखें जाए तो जो क्रिश्चियन जो थे दोस्तों, क्रिश्चियनों को जो है दोस्तों या ईसाई मिशनरीज को जो है भारत के अंदर आने की और धर्म प्रचार करने की जो है दोस्तों खुली छूट दी गई इस चार्टर अधिनियम के द्वारा। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करती थी, उसके कुछ एकाधिकार को छीन लिया गया। और वो एकाधिकार को वो किसको दिया गया? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जो है दोस्तों डायरेक्ट इंग्लैंड को वो अधिकार दिए गए। इससे अगला जो चार्टर अधिनियम आया दोस्तों, वो आया 1833 का चार्टर अधिनियम। और ये जो चार्टर अधिनियम था, ये पहला स्टेप था किसके रिगार्डिंग? सेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग। यानी अंग्रेजों का जो है व्यापार जो है काफ़ी जगहों के ऊपर फैल चुका था और उसको नियंत्रित करने के लिए एक सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी उनको जो है नीड लगी, उनकी आवश्यकता लगी उसको। और सेंट्रलाइजेशन के लिए जो दोस्तों उन्होंने ये चार्टर अधिनियम पास किया गया था। और इसके द्वारा दोस्तों देखते हैं क्या क्या काम हुए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, कंपनी जिस पर्पज के लिए आई थी व्यापार करने के लिए, उसके अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और वो सब कानून उस सब के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग जो सब कानून थे, जो सब रूल रेगुलेशन थे, जो डिसीजन लेने थे, वो सब ले लिए। इंग्लैंड के जो सम्राट थे उन्होंने अपने हाथ में ले लिए गए। दूसरा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको और ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई और भारत का गवर्नर जनरल उसको कहा जाने लगा, क्योंकि भारतीयों के ऊपर दोस्तों उन्हें कानून बनाने का कहीं ना कहीं अधिकार दे दिया गया। और इसके अलावा जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी वो सब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में पहले भी आती थी, हालांकि अब उनको शक्तियाँ ज़्यादा दी गई। उन प्रेसिडेंसी के अंडर में, प्रेसिडेंसी के ऊपर भी जो दोस्तों इस गवर्नर जनरल को बनाने का अधिकार दे दिएगा। कोई भी रूल रेगुलेशन ये बना सकते थे, कोई भी नया कानून ये थोप सकते थे भारतीयों के ऊपर। तो ये जो गवर्नर जनरल का पद जो बना था उस टाइम पे दोस्तों, ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत के अंदर दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। यानी भारत के अंदर दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया किसके द्वारा? जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा।
गवर्नर जनरल की जो है दोस्तों एक परिषद का गठन किया गया है, यानी गवर्नर जनरल को जो एक परिषद बनाई गई, जो परिषद दोस्तों जो है दोस्तों उनको असिस्ट करेगी कोई भी कानून बनाने में, कोई भी नियम बनाने में, कोई भी डिसीजन लेने में उनको एक असिस्ट करती थी। तो एक परिषद का गठन किया गया और राजस्व से संबंधित पूर्ण अधिकार दोस्तों उनको दिया। और इसके अलावा जो बजट से संबंधित जो क्षेत्र जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे उन सब से संबंधित बजट बनाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को या उसकी परिषद को दिए गए। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले दोस्तों जो थे उनको भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा जो आई थी दोस्तों उनका जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। सन 1835 ईस्वी के अंदर एक गठन हुआ एक समिति का और उसके अंदर भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के ऊपर जो है बल दिया गया और वो हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो दोस्तों ये सब हमने पढ़ा, ये सब चार्टर एक्ट जो पढ़े हमें, जो भारतीयों के ऊपर जो है उस टाइम पे जो भारत के अंदर जो अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने शासन को बढ़ाने के लिए भारतीयों के ऊपर थोपे गए, भारत के अंदर लाए गए। इन सब से आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों बाकी के जो चार्टर हैं, जो अधिनियम है, जैसे 1919 का है, 1935 का है, 1883 का है। ये सारे अधिनियम हम अगली जो है अगला हमारा चैप्टर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज से पॉलिटी सेशन स्टार्ट हो चुका है, आइए आगे देखेंगे कि इन सब में क्या है।